नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबरों ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल की अखबार की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि इन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आजकल सारी दुनिया में बेचैनी का बायस बने हुए हैं, बेचैनी फैला रहे हैं और ऐसा लगता है कि वो इसराइल को, जो इस कुर्रे अर्ज़ की नाजायज़ मुमलिकत कहा जा सकता है, उसकी गैर मामूली तौर पर हौसला अफजाई कर रहे हैं, उसकी गैर मामूली तौर पर मदद कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि फ़लस्तीनियों का नाम मिट जाए। आप अंदाज़ा कर सकते हैं, अगर अरब एक खुसूसी हिकमत अमली के तहत टिट फॉर टैट यानी ईंट का जवाब पत्थर से दें तो फिर हो सकता है कि न सिर्फ इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू बल्कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो अकल है वो ठिकाने आ सकती है। कहने का मतलब यह है कि जब तक अरब और मुस्लिम ममालिक डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे, हिचकिचाते रहेंगे, शर्माते रहेंगे अपने जो फरीज़े है, दीनी फरीज़े को अपना अदा करने से, तो यकीन मानिए कि आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अमेरिका उन्हें डराते रहेगा, इसराइल उन्हें मारता रहेगा। आप अंदाज़ा कीजिए 57 इस्लामी ममालिक है, लेकिन किसी में ये हिम्मत नहीं है कि वो इसराइल का या अमेरिका का मुकाबला करे और ये कह दे कि तो अमेरिका जो कर रहा है, इसराइल जो कर रहा है वो दहशतगर्दी की तारीफ में आता है और दहशतगर्दी को दुनिया बर्दाश्त नहीं कर सकती। और अमेरिका तो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग छेड़ चुका है, लेकिन शर्म की बात है और मैं समझता हूं कि नेशनल शेम नहीं बल्कि इंटरनेशनल शेम है कि अमेरिका की ईमा पर, अमेरिका के हथियारों के जरिए, अमेरिका के बमों के जरिए आप देखेंगे कि इसराइल 60,000 नहीं बल्कि 70,000 से ज्यादा फलस्तीनियों का कत्लेआम करता है, जिसमें बच्चे और खवातीन की तादाद ज्यादा होती है। और उसका मावेदा अदा करने के बजाय अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने 20 जनवरी को अपने ओहदे का हलफ लिया है, इसराइल की बेजा तायद कर रहे हैं। और हद तो यह है कि वो गजा पर कब्जे करने की बात करते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि ट्रंप सिर्फ धमकी आमेज लहजे में बात करना सीखे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि कुदरत जब इंतकाम लेने आती है तो ये धमकियां, ये लहजा, ये लब लहजा, ये रोब, ये दबदबा सब धरे के धरे रह जाते हैं। और आप देखेंगे किस तरह कॉफिन जो होता है वो जमीन के नीचे पहुंच जाता है। कहने का मतलब यह है कि ट्रंप अब ये कहने लगे हैं, शाह अब्दुल्ला दोम से भी उन्होंने कह दिया है कि गजा के जो मकीन है 20 लाख कोई मामूली आबादी नहीं है, 20 लाख आबादी को आप चाहते हैं कि उर्दून मुंतकिल करें, यानी जॉर्डन मुंतकिल करें, मिस्र मुंतकिल करें, जबकि उर्दून और मिस्र ने डरते डरते ये तो कह दिया है कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे। और सऊदी अरब की तरफ से भी आवाज़ आ रही है कि हमने ट्रंप का मंसूबा है वो मुस्तरद कर दिया है। लेकिन ये सिर्फ बातों से कुछ होने वाला नहीं है, अमली इक़दामात की ज़रूरत है इस सिलसिले में। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि OIC जो तंजीम है, अरब लीग जो है, उसके जो अरकान ममालिक हैं, वो तमाम के तमाम एक मुत्तहिदा फ़ौज बनाए और उस फ़ौज को अमन फ़ौज का नाम देकर गजा में उतार दें, ताकि अमेरिका कोई ऐसी हरकत ना कर सके, इसराइल ऐसी कोई हरकत ना कर सके जिससे अमन माहिदे को नुकसान पहुंचे। अब अंदाजा कीजिए कि हमास ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम अमन माहिदे की पूरी यानी पासदारी कर रहे हैं, लेकिन इसराइल है कि अमन माहिदे को खतरे में डाल रहा है। और हद तो यह है कि अब जो इसराइली यरगमाली है, उनके रिश्तेदार भी अमरीकी सदर ट्रंप पर और नेतन्याहू पर बरस पड़े हैं और कह रहे हैं कि ये लोग इन यरगमालियों की जिंदगियों को खतरे में डाल रहे हैं, इलाके के अमन को खतरे में डाल रहे हैं। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। लेकिन शाह अब्दुल्ला, आपको बता दूं कि अब पहले लीडर बन गए हैं जो ट्रंप के हलफ लेने के बाद ट्रंप ने उनकी मेज़बानी की है, लेकिन ये मेज़बानी बहुत मतलब से की गई है। अब देखना है कि ये है कि अरबों में हुर्रियत ईमानी है, जज्बे ईमानी है, जज्बे हुर्रियत है या नहीं, या फिर वो अमेरिका के हर हुक्म पर हुक्म मेरे आगा कहकर काम करते हैं। जी सजा साहब। जी देखिए, अभी एक बड़ी मुश्किल से 2 साल के बाद एक मुआहदा हुआ था, जी हाँ, जिसको आप जानते हैं कि इज़राइली जो है, एक फ़लस्तीनी जो हमास है, हमास ने जो 80 से ज़ायद लोग जो है यरगमाल बनाए हैं यहूदी, उनको तीन की टुकड़ियों में जो है रिलीज़ करेगी, रिहा करेगी। उसके बदले में जो मतलब है कि जो इज़राइल है अपने जेलों से जो बेकसूर जो है फ़लस्तीनियों को जिसने अपने जेलों में बंद कर रखा है उसको रिहा करेगा। मतलब एक के बदले 40 के हिसाब से तीन जो है ये रिहा कर रहे हैं, तो 3 के बदले तकरीबन 120, 130, 140 जैसा भी
जो है 1 के बदले 40 की जो है एक एग्रीमेंट हुआ है, जिसके तहत जो है वहाँ पे बाज़ाब्ता अभी हम ये कह सकते हैं कि जंगबंदी हुई है। लेकिन जंगबंदी को अभी कुछ दिन हुए हैं। देखिए, बमुश्किल इज़राइल के 12 लोग रिहा हुए हैं 80 में से। वो किस्तों पे रिहा कर रहे हैं, एग्रीमेंट के हिसाब से जो है किस्तों पे रिहा कर रहे हैं कि 3 आदमी इनके जाएंगे तो वहाँ से 120 आदमी आएंगे, 4 आदमी इनके जाएंगे तो 160 आदमी आएंगे। जी जी। इस तरह से किस्तों पे जो है रिहा किए जा रहे हैं लोग, धीरे धीरे करके रिहा किए जा रहे हैं। तो बहरहाल जो है रेड क्रॉस सोसाइटी की निगरानी में जो है रिहाई हो रही है। पहले हमास जो है यरगमालियों को लेके आता है, वहाँ पे गज़ा में लाया जाता है, जहाँ पे जो है सिर्फ खंडर है, अब कुछ नहीं है। फिर वहाँ से उनको जो है इज़राइल की सरहद पे ले जाया जाता है और रेड क्रॉस के जो है जो फलाही तंजीम है उसके हवाले कर दिया जाता है। वो अपनी एम्बुलेंस में उनको जो है उनके घर तक पहुँचाते हैं। बहरहाल जो है ये एक सिलसिला जारी था कि अचानक ट्रंप ने जो है एक नया बयान जो है, एक नया जहर उगल दिया कि ये तमाशा हाँ नहीं चलेगा, हफ्ते तक आप जो है सारे जो है यरगमाली रिहा करो वरना हम गज़ा को जहन्नुम बना देंगे। ये ट्रंप का बयान आ गया। जी जी। तो इसके जवाब में हमास ने कहा कि आपको लड़ना है तो लड़िए, आपने जंगबंदी की, एग्रीमेंट किया, उसी हिसाब से हम चल रहे हैं। हम जो है अगर आप ये धमकी देते हैं कि हम लड़ेंगे तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ठीक है, लड़िए, माहिदा ख़त्म कीजिए, हम लड़ने को तैयार हैं। ये हमास का रिमार्क आया। अभी ये दोनों की बहस जारी थी कि बीच में से जो है नेतन्याहू का भी बयान आया। मतलब है कि एक बार फिर नेतन्याहू शेर हो गए। जैसे ही ट्रंप ने जो है बयान जारी किया और नेतन्याहू को $60 मिलियन की इमदाद जारी की, वो फिर से शेर हो गए। फिर से उन्होंने धमकी दी कि जो है हम गज़ा में फ़ौजी कार्रवाई करेंगे, जबकि ना तो इज़राइली अवाम चाहते हैं कि गज़ा के ख़िलाफ़ कोई जंगी कार्रवाई हो, ना ही इज़राइली सिपाही चाहते हैं कि फिर से कोई जंग जो है छेड़ी जाए गज़ा में। दुनिया भी नहीं चाहती। बिल्कुल। देखिए, दुनिया तो अपनी जगह है, लेकिन जो लोग वहाँ पे जंग कर रहे हैं, जो लोग वहाँ पे जो है गज़ा में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, फ़ौजी कार्रवाइयाँ, वो खुद नहीं चाहते कि वहाँ पे कोई जंग हो। देखिए, कहा जा रहा है कि अब तक 2 साल के दौरान में जो जंग हुई थी, उस जंग के नतीजे में यकीनन 60,000 से ज़ायद जो है फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, लेकिन सैकड़ों की तादाद में इजरायली सिपाही भी मौत के घाट उतारे गए। जी हाँ। इजरायली सिपाहियों को जिस तरीके से हलाक किया गया है, उसने इजराइल में खलबली मचा दी है और कहा जा रहा है कि फ़ौज में एक खौफ का माहौल पैदा हो गया है। और यहाँ पे देखिए, आमतौर पे हमास के साथ जो ये लड़ाई जारी है, फ़ौज बमबार तैयारों की जो है पूरी बमबार तैयारों की निगरानी में फ़ौज अंदर दाखिल होती है, ज़मीनी फ़ौज फिर कार्रवाइयाँ करती है। लेकिन कहाँ से गोली आती है, कहाँ भेजा फाड़ जाती है, उनको अंदाज़ा नहीं होता, क्योंकि ये हमास के लोग तो सारे जो है गारों में छुपे बैठे हैं, ज़ेर ज़मीन सुरंगों में छुपे बैठे हैं। तो वो जो गोलियां उनके सरों को जो है लग रही हैं, आके उनके जो है भेजे उफाड़ रही हैं, उससे वो इतने खौफज़दा हो गए हैं कि कहा जा रहा है कि उनकी रातों की नींद हराम हो गई है। ये इजरायली सिपाहियों की मैं बात कर रहा हूँ, और वो नफ्सियाती मरीज़ बन गए हैं। उनके खौफ और दहशत को देखते हुए इजरायली फ़ौज ने जो है टुकड़ियों में उनको भेजना शुरू किया था, दस्ते। पहले 50 दस्ते जाए, 50 का दस्ता जाएगा, वो कार्रवाई करेगा, वो आएगा, फिर दूसरा जो है ताज़ा दम दस्ता जाएगा। लेकिन जो दस्ते वापस आ रहे हैं, उनके बारे में इजरायली अवाम का कहना है कि वो जो है नफ्सियाती मरीज़ बन गए हैं, वो किसी काबिल नहीं रहे। या तो सुन्न हो जाते हैं, या फिर वो दहशत से चीखने लगते हैं, या फिर वो पागलों जैसी हरकतें करते हैं। तो ये लड़ाई जो इजराइल लड़ रहा है, उसको ये खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। यकीनन उसने 60,000 आम फ़लस्तीनी शहीद किए हैं, लेकिन उसके जवाब में कुदरत की जो मार उसको पड़ रही है इजराइल को, वो बखूबी जानता है। लेकिन उसके बावजूद अगर बेंजामिन नेतन्याहू वहाँ पे जंग जारी रखना चाहते हैं, या ट्रंप जो है पागल की बढ़ की, ट्रंप के बातों को, इससे पहले आपको याद होगा कि 4 साल पहले जो उनके बयानात आते थे, उसको पागल की बढ़ अमेरिकियों ने कहा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये हमने नहीं कहा, ये अमेरिकी कह रहे हैं कि पागल की बढ़ है। बड़बड़ाना मतलब है कि पागल जिस तरह से बड़बड़ाता है। तो अब जब एक जंगी माहिदा हो गया है, अब जब एक जो है एक सिलसिला चल पड़ा है, फिर ट्रंप का ये कहना है कि हम इनको निकाल बाहर करेंगे,
हम यहाँ पे जो है रिजॉर्ट बना के, यहाँ पे विलास बना के बेचेंगे, या फिर हम जो है फ़लस्तीनियों को उर्दन और जो है इधर मिस्र में भेज देंगे, या फिर ये कहना कि सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा ज़मीन है, सऊदी अरब उनको जो है अपने ज़मीन में बसा ले। इस तरह की जो बातें हो रही हैं ये अहमकाना बातें हैं। देखिए, जिन्होंने 2 साल तक जंग लड़ी, 60,000 अपने प्यारे गंवाए, हर घर में जो है अमवात बांटी गई हैं, हर शख्स के बच्चे जो है मरे हैं, हर शख्स के, देखिए हमारे इस्माइल हनिया जो हमास के जो है रहनुमा थे, उनके तो सारे बच्चे शहीद किए गए। बिल्कुल, उनके घर के खानदान के 60 लोग को शहीद हुए। बिल्कुल मासूम उनके पोतों को तक शहीद किया गया। तो ये लोग जब सर पे कफन बांध के वहाँ बैठे हैं, तो इनसे जो लड़ने की आप हिमाकत कर रहे हैं, ये हिमाकती है, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। बरनाज़रीन, जहाँ तक आप देखेंगे कि मोमिन की फरासत से डरो कहा गया है, और मैं समझता हूँ कि आज फिल वक्त जिस सरजमीन पर मोमिनीन हैं वो सरजमीन गज़ा है, वो सरजमीन फ़लस्तीन है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं 7 अक्टूबर 2023 को इस जंग का आगाज़ होता है, यानी 15 माह तक ये जंग चलती है, और आपने देखा कि किस तरह अमेरिका ने 80,000 जो टन बम थे वो अमेरिका के भेजे हुए थे, और आप अंदाज़ा कीजिए कि वो बरसाए गए गज़ा पर, तूफ़ान बर्पा किया गया, और अंदाज़ा कीजिए कि हथियारों की बारिश कर दी गई है, बमबारी की बारिश कर दी गई है। और उसके बावजूद भी जब ये शहादतों का सिलसिला शुरू होता है, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि तकरीबन 61,700 फ़लस्तीनी अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो जाते हैं, जहाँ में शहादत नोश करते हैं। 1,10,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी ज़ख्मी होते हैं, जिनमें 50% तो मुस्तकिल तौर पर माजूर हो चुके हैं। उसके बावजूद भी ये कौम जो है अपनी जानों का नजराना पेश करते हुए अर्ज़ मुक़द्दस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आती है और अपने रब पर भरोसा करती है। और आपने देखा कि अमेरिका हो या इसराइल हो, दोनों मिलकर भी फ़लस्तीनियों को शिकस्त नहीं दे सके। हालांकि आप देखेंगे कि फ़लस्तीनियों की जिंदगियां चली गई, लेकिन उन्होंने इसराइल को ज़लील व ख़ार करके रख दिया, और अमेरिका भी उस सिलसिले में बदनाम होकर रह गया। अब अंदाज़ा कीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन बाइडन ने भी तकरीबन $26 अरब इसराइल को बतौर इमदाद पेश की थी, यानी 15 माह में। और आपको यही बता दूं कि फिर बाद में ऐलान किया गया कि $7 अरब के हथियार इसराइल को फराहम किए जाएंगे। तो 26 और 7 का हिसाब लगा दीजिए, तो आपको देखेंगे $33 अरब का उसने ये काम किया है। लेकिन कुदरत जब इंतकाम लेती है, तो अमेरिकी शहर फ्लोरिडा में आप देखेंगे कि जंगलात में आग भड़क उठती है, और उससे अमेरिका को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि $275 अरब का नुकसान होता है। और जैसा कि सज्जा साहब ने कहा कि जो गोलियां आ रही थी वो कहां से आ रही हैं इसराइली सिपाहियों को मालूम नहीं है, लेकिन उनके सरों में धंस रही थी, और आज वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, नफ्सियाती बीमारी का शिकार हो चुके हैं। तो बहरहाल अमेरिकी सदर आप देखेंगे कि मेक्सिको को धमकियां, कनाडा को धमकियां, इंडिया को धमकियां, ब्रिक्स ममालिक को धमकियां। आखिर ये धमकियों का चलने वाला ये दौर नहीं है, यहाँ पर बातचीत से मसाइल हल होते हैं। आज अमेरिका चाहता है कि गजा को खरीद ले, आज अमेरिका चाहता है कि गजा पर कब्जा कर ले, तो क्या अमेरिका इंटरनेशनल वेलन का रोल अदा कर रहा है, एक आलमी गुंडे का किरदार अदा कर रहा है? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि रिचर्ड गेर अमेरिका के बहुत बड़े अदाकार हैं, उन्होंने कहा कि हमारा जो सदर है, ट्रंप की तरफ उनका इशारा था, कहा कि वो एक गुंडा है, एक आप ठग है, उसने ये बात कही है। तो अब अंदाजा कीजिए कि ट्रंप को ये सोचना चाहिए कि क्या वो आलमी अमन को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, अमेरिका की जो इमेज है सुपर पावर की उसको तबाह व बर्बाद नहीं कर रहे हैं। पहले ही तालिबान ने अमेरिका की कमर तोड़ कर रख दी है, अमेरिका को जलील व ख़ार करके रख दिया है, और सुपर पावर का जो टैग अमेरिका पर लगा था उसे फाड़ कर रख दिया है। उसके बावजूद उन्हें शर्म आने की बजाय वो फलस्तीनियों का हक छीनने की कोशिश कर रहे हैं। जी सज्जा साहब। बिल्कुल यकीनन। देखिए, जब आपके पास ताकत है, जब आप अपने आप को जो है बैनुल अक़वामी पुलिसमैन समझते हैं, जब आप ये समझते हैं कि हम सुपर पावर हैं, तो फिर आप जो है वहाँ पे अमन की बात करें। जो लोग निहत्ते हैं, जिन लोगों के घर तबाह किए गए हैं, जिन लोगों को शहीद किया गया है, जिन लोगों के बच्चों को मारा गया है, ख़वातीन को मारा गया है, जिनके अस्पताल जो है खंडर में बदले गए हैं, जिनके स्कूल खंडर में बदले गए हैं, जिनकी जो है एक छोटी सी सरजमीन 40 किलोमीटर की एक छोटी सी पट्टी, जी हाँ, छोटी सी पट्टी को, बिल्कुल छोटी सी पट्टी को आपने जो है पूरी तरीके से खंडर बना दिया है। तो फिर आप आखिर चाहते क्या हैं? जिनके घर ख़त्म हुए, जिनके अपने प्यारे शहीद हुए, जिनकी जो है कुछ नहीं है, वहाँ पे कोई इमलाक नहीं है, वो खुले जो है मैदानों में छोटे छोटे खेमों में ज़िंदगी गुजारने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने जो है फटे कपड़ों से अपने खेमे बनाए हैं, सर्द रातें हैं, बारिश है, मौसम सख्त है इंतहाई, उसके बावजूद वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं।
तो उनके लिए उनको आप किस हिसाब से धमका रहे हैं, सवाल ये है। जी जी सज्जद साहब, आप देखिए मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांसीसी सदर है, आप अंदाजा कीजिए कि किसी अरब हुक्मरान ने इस तरह की बात नहीं की है। उन्होंने की है कि ये रियल एस्टेट नहीं सियासी ऑपरेशन है, और उन्होंने ये भी कहा है, ट्रंप से साफ तौर पर कहा है कि 20 लाख फलस्तीनियों को आप ये नहीं कह सकते कि वहां से निकल जाएं। उनका कहना था कि फलस्तीनियों और उनके अरब पड़ोसियों की इज्जत व एहतराम का ख्याल रखा जाए। ये ट्रंप नहीं, बल्कि आप देखेंगे कोई अरब ममालिक के सरबराह नहीं, बल्कि इमैनुअल जो मैक्रोन है वो कह रहे हैं, और वो कहते हैं कि सिविलियंस को निशाना बनाने वाला इतना बड़ा ऑपरेशन दुरुस्त नहीं है। ये बिल्कुल, देखिए ये तो आपने जो ऑपरेशन किया है या फिर जो कार्रवाइयाँ की हैं, अमेरिका के बहरी बेड़े वहाँ पे चले गए थे, 2 बहरी बेड़े वहाँ लगा दिए थे। दुनिया के कुछ ताकतवर मुल्कों ने जो है चुनिंदा अपनी जो है माल सप्लाई किया था, अपना सामान हरा वहाँ पे दिया था, और इजराइल जो है इनकी सरपरस्ती में अपने आप को शेर जो है बताने की कोशिश करता है। लेकिन आज तक वो अपने यरगमाली, इतना बड़ा ऑपरेशन किया गया, 2 साल तक गजा की ईंट से ईंट बजा दी गई, लेकिन वो आज तक अपने यरगमाली वहाँ से नहीं निकाल सका। और इससे बड़ी शर्म की बात क्या? बिल्कुल, जब तक उन्होंने माहिदा नहीं किया, जब तक वो खुद ला के यरगमालियों को जो है हवाले नहीं कर रहे हैं, उस वक्त तक आप उनसे अपने यरगमाली नहीं छीन पाए, तो आप किस सुपर पावर की आप बात कर रहे हैं? और वैसे भी सज्जद साहब, आप देखिए जैसा कि आपने सवाल उठाया, बहुत ही अच्छा सवाल है, और लेकिन एक बात अहम है, मिस्र को चाहिए कि वो अमेरिका के झांसे में ना आए, उर्दून को चाहिए कि वो अमेरिका के झांसे में ना आए, ना उससे डरे। लेकिन अब अंदाज़ा कीजिए कि इनके लोगों की क्या मजबूरियां हैं, पता नहीं उर्दून क्या कहता है, मिस्र क्या कहता है, कि लेकिन शाह अब्दुल्ला ने कह दिया है कि हम तो यानी इस तरह के मंसूबे को कबूल नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं डर खौफ उन पर भी देखिए मसला क्या है, देखिए मसला क्या है, अरब हुक्मरान जितने भी हैं उनको बिठाया गया है। जी जी, चाहे वो सीरिया की हम बात करें, चाहे उर्दन की बात करें, चाहे मिस्र की बात करें। जी जी, आप तारीख उठा के देखिए, 1967 की जंग भी आप देखिए, 1948 की जंग भी आप देखिए। जी जी, और जो है उन हुक्मरानों को हमेशा जो है ऐश व इशरत में रखा गया, उनको इख्तिदार सौंपा गया, उनको इख्तिदार में जो है उनको मतलब ऐश पसंद बनाया गया। अब जाहिर सी बात है, यहाँ लड़ाई जो है अरब कौम से नहीं है, यहाँ लड़ाई अरब में जो हुक्मरान बैठे हैं उनसे जो है लड़ाई, अमेरिका या इजराइल जो है उनसे लड़ाई कर रहे हैं, उनको धमका रहे हैं, उनको खौफ दिला रहे हैं, उनको जो है दहशत अदा कर रहे हैं। अगर ये लड़ाई अवाम से होती तो फिर गजा के 40 लाख लोग ही काफ़ी हैं, 23 लाख लोग, जी जी, 23 लाख लोग ही काफ़ी हैं, इजराइल के लिए भी, अमेरिका के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल, मलियामेट करके रख देंगे, वो इतनी ताकत है अरब आवाम की। देखिए आवाम सारी की सारी एक आवाज़ है, लेकिन अफसोस का मकाम है कि जिस तरीके से हुक्मरानों को बिठाया गया है और जिस तरीके से हुक्मरानों को अपनी फ़ौज के रहम करम पे अमेरिका ने रखा है। अमेरिका की फ़ौज, अमेरिका के हथियार, अमेरिका के, देखिए सऊदी अरब से तेल निकलता है, दुनिया की दौलत का सबसे बड़ा हिस्सा सऊदी अरब से आता है, और उसका आधे से ज़्यादा हिस्सा अमेरिका चला जाता है। अमेरिका ऐश कर रहा है आज, अमेरिका दौलतमंद है, अमेरिका ताकतवर है, तो अरबों की दौलत पे, और अफसोस का मकाम के इन्हीं अरबों को गुलाम बना के रखा गया। और मैं समझता हूँ कि अरब हो या मुस्लिम ममालिक हो, उन्हें तालिबान से सीखना चाहिए कि किस तरह अमेरिका को मार कर निकाला जाता है, किस तरह जलील करके निकाला जाता है। आप अंदाजा कीजिए कि अमेरिका बरसों वहाँ पर रहा, लेकिन उसे अपने मकासद में कामयाबी नहीं मिली और मजबूरन भागना पड़ा अमेरिका को। ये सबसे अहम सवाल है। आपने देखा कि वादी पंजशीर को जब अफगानिस्तान और रूस की जब लड़ाई हो रही थी, रूस ने कब्जा किया था, उस वक्त अहमद शाह मसूद के बारे में कहा जाता था कि वादी पंजशीर को उन्होंने कब्रिस्तान में कर दिया रूसी फौज के लिए, और आपने देखा कि रूस ने किस तरह बाजी हारी और अमेरिका को भी भागना पड़ा अफगानिस्तान से। बहरहाल 2 रियासती हल की अब तायद करनी चाहिए और यह कहना चाहिए अमेरिका से साफ साफ कि आप अपने मुल्क की तरफ देखिए, दूसरी तरफ मत आइए, और यह मामला अरबों का है, यह मामला इसराइल का है, इसराइल को इससे निपट लेने दीजिए, और आप इसराइल की बेजा तायद करते हुए इलाके को तबाह ताराज मत कीजिए, दुनिया में बेचैनी मत फैलाइए। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक गजा की तामीर नौ का सवाल है, तो उस बारे में
अक़वाम मुत्तहिदा ने एक तखमीना लगाया है तो जिसमें कहा गया है कि 53 अरब डॉलर यानी 53 बिलियन डॉलर्स कम अज कम इस पर मसारिफ आएंगे। लेकिन हम आपको लिए चलते हैं एक और खबर की जानिब, उसका ताल्लुक है हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई रेलवे ट्रैक से। और आपको यही बता दूं कि अब एक ऐसी ट्रेन मंजरेआम पर आने वाली है जो आपको हैदराबाद से बेंगलुरु सिर्फ 2 घंटे 20 मिनट में पहुंचाएगी। यानी एक तैयारा के जो पहुंचाता है ये तैयारा, वो तैयारा आपको पहुंचाता है 1 घंटा 15 मिनट में बेंगलुरु में। लेकिन ये जो ट्रेन है वो ट्रेन इस कदर तेज होगी कि 2 घंटे 15 मिनट में आप हैदराबाद से बेंगलुरु पहुंच जाएंगे। और चेन्नई का भी यही हाल होगा। तो बहरहाल आप अंदाजा कीजिए कि किस तरह की स्पीड इस ट्रेन की होगी। तो सज्जा साहब ये जो है आप देखेंगे जो मंसूबा है मरकजी हुकूमत ने तो पेश किया है, लेकिन इस पर अगर अमल होता है तो बहुत बड़ा यानी 12 घंटे बचेंगे। ये बिल्कुल देखिए, बुलेट ट्रेन का भी जो है एक तजुर्बा किया गया था, आपको याद होगा। और जैसे वंदे भारत ट्रेन भी जो लाई गई हैं मुख्तलिफ मुल्कों से, चीन से, जापान से, शुमाली कोरिया से जी, जो है ये ट्रेनें जो लाई गई हैं, इनके बारे में लोग माहिरीन का मानना है कि ये ट्रेनें भी 180 किलोमीटर की रफ्तार से चलती हैं जी, फी घंटा 180 किलोमीटर। मतलब है कि अभी जो पटरियों पे दौड़ रही हैं जो मौजूदा, लेकिन इनकी रफ्तार फ़िलहाल 110 से 120 किलोमीटर के आसपास है। जी, जी। तो इसके लिए लोगों ने ये कहा है कि हमारी जो पटरियाँ हैं उनकी क्षमता नहीं है, मतलब एक वो पुरानी हैं पटरियाँ जो इतनी स्पीड को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी ट्रेनों की। तो बुलेट ट्रेन देखिए, चीन ने तो पहले ही बुलेट ट्रेन बना दी है, 500 किलोमीटर की रफ्तार उसने जो है बुलेट ट्रेन को दी है फी घंटा। और फिर इससे पहले भी आपने देखा कि सऊदी अरब में मक्का से मदीना तक एक ट्रेन चलती है, उसकी रफ्तार में भी लोग कहते हैं कि वो 240 किलोमीटर की स्पीड से वो ट्रेन चलती है। अब बेंगलुरु का फासला हैदराबाद से आप देखेंगे तो 500 किलोमीटर का फासला है बेंगलुरु का हैदराबाद से। तो 500 किलोमीटर का फासला अगर कोई ट्रेन 240 की स्पीड से चलती है तो फिर 2 घंटे 2.5 घंटे के अंदर पहुंचना नामुमकिन नहीं है। लेकिन जैसा कि कहा जा रहा है कि सिर्फ ट्रेन बना लेने या फिर ट्रेन ख़रीद लेने से या फिर ट्रेन दरामद कर लेने से ये मसले हल नहीं होंगे, बल्कि अगर आप अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि अहमदाबाद से मुंबई के लिए पहली बुलेट ट्रेन चलने के लिए तैयार है। जी। वहाँ बाज़ाब्ता जैसे कि हम देख रहे हैं कि मेट्रो ट्रेनों के लिए अलग लाइन बनाई जा रही है। जी हाँ। इसी तरीके से बुलेट ट्रेन के लिए एक अलग लाइन बनाई गई है अहमदाबाद से मुंबई तक, बिल्कुल अलग से जो है ट्रेन की जो है लाइन बनाई गई है। और उस स्पीड को जो है संभालने के लिए सारी जो टेक्निकल सपोर्ट्स है वो सारी सपोर्ट उसको दी गई है। तो अब अगर इंडिया में मुख्तलिफ शहरों को जोड़ने के लिए इस तरह की तेज़ रफ्तार ट्रेनें लाएंगे आप, तो टेक्निकल सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी होगी। इस सिलसिले में हमारी हुकूमत क्या कर रही है ये देखने वाली बात होगी। सज्जा साहब, आपने बहुत अच्छी तरफ तवज्जो दिलाई और मैं नाज़रीन को भी बताना चाहूँगा और आपको भी बताना चाहूँगा कि हुकूमत ने इस सिलसिले में 2 हाई स्पीड कॉरिडोर्स जो हैं, 2 राहदारियाँ हैं, वो तैयार करने का ऐलान कर दिया है। इस मनसूबे पर काम हो रहा है। तो जो ये ट्रेन हैं जो तेज़ी से जाने वाली हैं, हाई स्पीड ट्रेन है, वो उन ट्रैक पर जी हाँ वहाँ से गुजरेगी। बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब हम चलते हैं और आपको बता दें कि अगर जिस तरह ट्रंप के बारे में कहा जा रहा है कि वो हर फैसला पागलपन के अंदाज में कर रहे हैं, यानी बेवकूफ़ाना और गैर दानिशमंदाना फैसले कर रहे हैं, उसी तरह हमारे हिंदुस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जो नफ्सियाती बीमारी का इलाज है, नफ्सियाती बीमारी का शिकार हैं। और उस सिलसिले में आपको बता दें कि वो कॉल करते हैं और कहते हैं कि किसी स्कूल में बम रख दिया गया है, एयरपोर्ट पर बम रख दिया गया है, या फिर किसी सरकारी दफ्तर में बम रख दिया गया है। यहाँ तक कि अब एक पागल ने जो मुंबई से ताल्लुक़ रखता है, मुंबई पुलिस को फ़ोन करता है और कहता है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को दहशतगर्द हमला करके मार सकते हैं, उनके तैयारे को गिरा सकते हैं। तो बहरहाल ये खबर आ रही है और पुलिस परेशान हो गई है। और पुलिस ने देखा कि कॉलर है बार बार जो फोन कर रहा है वज़ीर-ए-आज़म के सिलसिले में और कह रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म को कत्ल किया जा सकता है। तो आपको बताना ज़रूरी है कि वज़ीर-ए-आज़म फिल वक्त फ्रांस में हैं और कल वो आज समझिए आज कुछ घंटों बाद वो अमेरिका पहुंच जाएंगे ट्रंप से मुलाकात के लिए। तो बहरहाल पुलिस तहकीकात कर रही है, मरकजी एजेंसियों को भी इस तहकीकात में शामिल कर लिया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि जिसने फ़ोन किया है उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं लगता। सजा साहब जी बिल्कुल, देखिए फ़ोन ऐसे मुस्तकिल आ रहे हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जो है दिल्ली में मुख्तलिफ स्कूलों को जो है मेल करके धमकियाँ दी गई थी बम धमाकों की। बाद में पता चला कि 11वीं जमात का बच्चा था जिसने मेल करके ये बम धमाकों की धमकियाँ दी थी।
तो आजकल ऐसे भी जो है इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, सभी के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, कोई कुछ भी कर देता है। तो इस बहरहाल अलर्ट रहने की ज़रूरत है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल हमारे प्रोग्राम का वक्त भी हो चला है, लेकिन एक खबर हमको आपको बताते हुए चलते हैं। वो खबर है टप्पा चबूतरा, हैदराबाद का एक कदीम इलाका है और टप्पा चबूतरा जिले में एक हनुमान मंदिर है। उस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि कुछ जानवर, बिल्ली या कुत्ता, एक गोश्त का टुकड़ा लिए हुए दाखिल हो गया और उसके बाद वहाँ कशीदगी फैल गई और कहा यह जा रहा है कि किसी ने वहाँ गाय यानी बड़े जानवर के गोश्त का टुकड़ा फेंक दिया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि ये किसी पालतू जानवर का काम है, यानी कुत्ता, बिल्ली, आवारा कुत्ते और बिल्ली जो होते हैं वो भी ये काम कर सकते हैं। और इस सिलसिले में आपको बता दूं कि एक बेचारा राजा सिंह है और वो कहता है कि पुलिस हमेशा यही बात करती है, उसे इस मामले की पूरी तहकीकात करनी चाहिए। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक हैदराबाद की सूरत हाल है, आप देखेंगे कि हैदराबाद हिंदुस्तान के तरक्की याफ्ता शहरों में शामिल है और खुशहाल शहरों में शामिल है और यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल सबसे अच्छी है। इसलिए जो फिरका परस्त दरिंदे हैं वो सूरत हाल को बिगाड़ना चाहते हैं। तो बहरहाल इसी खबर के साथ हम अपना प्रोग्राम खबरों ख्याल इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफिज़।